वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन के एक और क्लास को लेकर हाजिर हो चुके हैं। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 30 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाइएगा प्लेलिस्ट में और उसे जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 31 से। यहां पर दिया निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार प्राप्त है? Who among the following have the right to vote in the election to both the लोकसभा एंड राज्यसभा? देखिए, कौन ऐसा है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपना दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? तो संसद के निम्न सदन के जो निर्वाचित सदस्य, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इनको अधिकार नहीं प्राप्त है। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को इनको भी नहीं प्राप्त है। ये अपर हाउस की बात किया जा रहा है जो इलेक्टेड है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को इनको भी अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, तो इनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह मतदान का अधिकार है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं? यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो विधान परिषद के लिए उपबंध किया गया है, ये संविधान में सप्तम संशोधन जो था 1956 में इसके अंतर्गत किया गया था। लेकिन भारत के कुछ राज्य अभी भी ऐसे जहां पे विधान परिषद नहीं है। तो इसमें से कौन सा वो राज्य है? तो देखिए, अगर बात करेंगे विधान परिषद की, तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वे राज्य कुछ इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, अगर आप इसमें देखेंगे तो महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, इनके पास विधान परिषद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 33, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? यहां पे पूछा जा रहा है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। 1946 में जो अंतरिम सरकार था, उसका जो कार्यकारी परिषद बनाया गया था, उसका वायसराय जो था, मतलब वायसराय जो था उस परिषद का प्रमुख था। लेकिन बात करेंगे उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट उस समय जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34 दिया, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। यहां पे बताया जा रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right क्लासिफेबल अंडर। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो आर्टिकल 15 है उसको किसके अंतर्गत रखा गया? तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स है 14 से लेकर के 18 तक को इसे रखा गया राइट ऑफ इक्वेलिटी। तो 15 इसी में आ रहा है, तो यहां पे राइट ऑफ इक्वेलिटी हो जाएगा, समानता का अधिकार। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35, आज की क्लास का 5वां प्रश्न। देखते हैं इसमें क्या दिया गया। यहां पर दिया है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय। अब यहां पर बात किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार है, इनका जो कृषि आयकर है, इसके लिए कौन निर्देशित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखते हैं कौन है। वित्त आयोग ये नहीं होगा, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय परिषद ये भी नहीं होगा। भारत का संविधान इसके लिए समनुदेशित करता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 दिया, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। देखिए, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर। अब यहां पर यह बताना है आपको कि जो केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद है, इनके निर्णय करने की जो शक्ति है उच्चतम न्यायालय के पास, ये कहां से आती है? तो जो ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37, यहां पर क्या दिया? भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज
सेल नॉट इंक्लूड। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो शब्द है इसके अंतर्गत मतलब किसे नहीं माना जाता है, कौन ऐसा है इसमें जिसे डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत नहीं माना जाता है, तो मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट मतलब चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इसे माना जाता है जिला जज। सत्र न्यायालय की बात करेंगे, जो सेशन जज होते हैं इन्हें भी जिला जज के अंतर्गत रखा जाता है। चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कोर्ट स्मॉल कॉज केसेस मतलब इनको भी अगर आप देखेंगे जो इनको भी जिला जज माना जाता है। तो ट्रिब्यूनल जज जो होते हैं मतलब न्यायाधिकरण न्यायाधीश जो होते हैं इनको जिला जज की पदवी नहीं दी जाती है, इन्हें इनके अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। Which one of the following is part of the electoral college for the election of the president of India but does not form part of the forum for his impeachment। मतलब देखिए अगर बात करेंगे उसके निर्वाचक गण की मतलब उसके निर्वाचन की बात करेंगे तो उसमें तो शामिल होंगे, लेकिन जब भी महाभियोग की बात होगी तो उसमें वे शामिल नहीं होंगे। देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होता है, राज्य की विधान परिषद भी शामिल होती है। तो इसमें विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य की जो विधानसभाएं होती है ये शामिल नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 38 का डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 39 में दिया पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो देखिए ये ग्राम खंड और इसके बाद जिला मतलब विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कार्य करता है। तो त्रिस्तरीय संरचना बनेगी। देखिए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, एक स्तरीय नहीं होने वाली है। यहां पर देखिए दिया है द्विस्तरीय संरचना, ये भी नहीं होगा। त्रिस्तरीय संरचना की बात करेगा तो यही इसका सही उत्तर होगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, क्योंकि गांव जिला और खंड मतलब ब्लॉक ये 3 स्टेज पर यह कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स है, इसमें देखते हैं क्या डेटा दिया गया। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस मतलब अब नेशनल एंथम गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। देखिए अगर आप इसे राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य कर रहे हैं तो इससे जो इसकी फ्रीडम ऑफ मतलब स्पीच का जो फ्रीडम है और जो एक्सप्रेशन का फ्रीडम है उसमें क्या होगा, उसका उल्लंघन होगा। इट विल बी वायलेट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया जा रहा है, इनसे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। तो यहां पर यह बताया जा रहा है इट विल बी वायलेट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब देखिए यहाँ पे इसमें धर्म के आचरण प्रचार इन सब का उल्लंघन होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है ना, इसीलिए नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए देयर इज नो प्रोविजन ऑब्लिगिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प 1, 2 और 3, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41, भारत का प्रधानमंत्री। यहां पर अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट दिया है। अब यहां पर देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा तथ्य ऐसा है जो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही है, आपको यह बताना है। अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य है। देखिए ये बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य वही से मंत्री चुन सकता है प्रधानमंत्री। तो ये गलत फैक्ट है ना। आगे दिया है इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, यह भी गलत है। आगे है देखिए अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री चयन करता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 42 में क्या दिया, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। अब आपको इसमें बताना है कौन सही होगा कौन गलत होगा। देखिए
Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कथन ए में दिया अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई। जो अल्पसंख्यक शब्द है इसकी परिभाषा भारत के संविधान में नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे जो संवैधानिक निकाय नहीं है ये बोला जा रहा है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी देखिए सही है, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो सही उत्तर बनेगा क्या होगा। देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन जो ये दूसरा वाला है ना ये पहले की एकदम सटीक व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका सही उत्तर देखेंगे तो देखिए ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है। और ए बी की व्याख्या करता है ये गलत हो जाएगा, मैं बी बोल रहा हूं, ये आर दिया गया, मतलब आर मान लीजिएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है ना, तो ये इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। भारत के संविधान में कौन सा तथ्य इसमें से कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये बताना है कि इसमें से क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देखिए बात करेंगे पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये कहा गया है। देखिए दूसरा पॉइंट दिया संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, तो ये भी कहा गया। तो पहला और दूसरा दोनों कहा गया, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 44 में क्या दिया गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में अगर आप मिलाएंगे तो राष्ट्रपति संविधान और विधि की मर्यादा को रखेगा, तो ए के साथ मिलेगा 4। अब ए के साथ 4 सिर्फ 2 विकल्प में, या तो विकल्प ये 20 का सही बनेगा या तो विकल्प डी बनेगा। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, अब इनकी बात करेंगे तो ये संविधान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो बी के साथ मिलेगा 3, और बी के साथ जैसे ही 3 मिलाएंगे, देखिए अभी भी यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा, अब बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर संसद सदस्य एवं निष्ठा की बात करेंगे, तो संसद सदस्य और निष्ठा की जो बात होगी तो ये यहां से सही बनेगा। ये संसद के जो सदस्य होंगे ये कर्तव्यों की मतलब कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखेंगे, तो यहां पर सी के साथ मिलेगा 2, और जैसे ही सी के साथ 2 मिलाएंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 45 पर। 45 नंबर में क्या दिया, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। यहां पर ये कथन है और यहां पर ये कारण है। आपको कथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद आपको कमेंट करना है कि 45 का सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 46 दिया, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, द दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड। तो बात करेंगे अगर दिनेश गोस्वामी समिति की, तो इसने जो रिकमेंड किया था, इसने रिकमेंड किया था लोकसभा के चुनाव के सरकारी वित्त पोषण की। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। यहां पर हो जाएगा गवर्नमेंटल फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, विकल्प सी यहां पर भी सही बनेगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 47 में क्या दिया, संविधान के 73वें संशोधन के में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द एरिया ऑफ पंचायती राज। तो अगर बात करेंगे पंचायती राज का जो 73rd संशोधन हुआ था उसमें किसका जिक्र नहीं किया गया था, अगर इसकी बात करेंगे तो यहां पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का बनेगा विकल्प सी। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके पास 2 से अधिक संतानें हैं, तो इसका जिक्र नहीं किया गया था। द पंचायती राज इलेक्टेड फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिसेस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो देखिए यहां पे इसका जिक्र नहीं किया गया, तो ये यहां पे सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 48 की बात करेंगे। 48 में क्या दिया, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन अ कंट्री वेयर। तो ये कहां पर आवश्यक नहीं है, अगर इसकी बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जहां पर द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। अ 2 पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड, तो विकल्प बी यहां पर सही उत्तर बनेगा। देखिए दोस्तों हम लोग यहां पे सिर्फ सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विस्तार से इसकी चर्चा हम लोग अलग से क्लास में करेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 49 की बात करेंगे। जनहित याचिका की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था
था? द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कि शॉर्टकट में PIL के नाम से भी जाना जाता है, तो PIL की जो संकल्पना है ये कहां से आई है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से आई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो देखिए, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके लिए कौन सी परिस्थिति यहां पर नहीं होगी? तो यहां पे मतलब होगी या नहीं होगी? अगर इसमें देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए हो जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 में क्या दिया गया कि नीचे यहां पर दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। अब आपको क्या बताना है, देखिए कथन क्या दिया, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि 33% जो सीट का आरक्षण है इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए इसका कारण क्या दिया जा रहा है, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो ए इसका दिख रहा है ये गलत दिख रहा है और इसका जो कारण दिख रहा है सही दिख रहा है। तो यहां पर देखिए ए तो गलत हो जाएगा लेकिन आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपसे यही पूछा है कि कौन सा सही है, तो अब अगर आप विकल्प में देखेंगे तो ए गलत होगा और आर सही होगा। तो ये ऐसा कौन सा दिया, तो यहां पर विकल्प डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 51। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहां पर दिया है, सॉरी ये 51 था, 52 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? तो देखिए जो दल बदल विरोधी कानून है वो कहां पर है, तो अगर दल बदल विरोधी कानून की बात करेंगे तो इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। इसे बाद में संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 में क्या दिया, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखिए द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। अब देखिए भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली से किस पैटर्न पर अलग है, यहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, मतलब जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है ये भारत में देखने के लिए मिलता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। देखिए यहां पे दिया है, अब ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अब अगर कोई ब्रिटिशर्स है मतलब दूसरे देश का है वो भारत में रहता है तो किस चीज के लिए दावा नहीं कर सकते? तो देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। इसके अतिरिक्त देखिए विधि के समान समता के लिए भी वो दावा कर सकते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के भी दावा कर सकते हैं, धर्म के भी स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 55 नंबर में क्या दे रखा है, यहां पर प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे दिया है, देखिए इसमें क्या दिया, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। देखिए आपको बताना है इट्स चेयरमैन मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बताना है कौन सा सही होगा। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि इसका जो मतलब चीफ हेड होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या दिया, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं होनी चाहिए, तो इसका भी जिक्र नहीं किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी शक्तियां केवल सिफारसी प्रकृति की, तो ये सही हो जाएगा। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 3 और 4, जो कि विकल्प डी में देखने के लिए मिल रहा है।